हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली। ये टॉपिक माउंटेन बिल्डिंग चैप्टर का है। माउंटेन बिल्डिंग चैप्टर जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। और उसमें मैंने कॉर्बेट की थ्योरी की बात की थी और मुझे लगा था कि सिर्फ वही एक इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि मेरे सिलेबस में ये नहीं था तो मुझे टॉपिक के बारे में उतना कोई आइडिया नहीं था। ना ये था, ना मास मूवमेंट था और ना ही रॉक चैप्टर था, लेकिन डिमांड के बेसिस पे मैंने वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसी की तरह जैसे ये मुझसे बोला गया कि दीदी ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये बता दो प्लीज़, तो वैसे ही अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक भी एडेड है आपके सिलेबस में तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, या फिर इंस्टा पे जाकर के आप मैसेज भी कर सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और देखूँगी तो पढ़ा भी दूँगी, ठीक है। अभी ये जो रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली है, इसको दो नाम से जाना जाता है। मतलब रेडियो एक्टिविटी थ्योरी ऑफ जॉली तो एक हो गया, लेकिन इसके अलावा भी दो नाम है। पहला तो है थर्मल साइकिल थ्योरी और दूसरा क्या है, दूसरा है थ्योरी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये दो नाम है इसके। और याद रखना है कि अगर ये दो नाम भी कहीं पे दिख रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहे हैं, जॉली की थ्योरी की ही बात कर रहे हैं। तो आप लास्ट तक देखना कि कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें जॉली ने दी है, किस चीज़ के बेसिस पे इस थ्योरी को दिया है और कैसे इसका क्रिटिसाइज हुआ। ठीक है, तो लास्ट तक देखना। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम तो समझेंगे पहले कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। ओके, पूरा लिख नहीं पाऊंगी लेकिन जहां जहां वर्ड्स होंगे मैं उनको समझा दूंगी। ठीक है, जॉली postulated his theory in the year 1925। 1925 में इन्होंने इस थ्योरी को दी। कौन सी थ्योरी? रेडियो एक्टिविटी थ्योरी। कौन से बुक में दी? तो द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इन्होंने एक बुक लिखी थी द सरफेस हिस्ट्री ऑफ द अर्थ और इसी में इन्होंने इस थ्योरी की बात की थी। His main purpose is to present a historical account of Earth's surface। अब यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग की पहले कोई बात नहीं हो रही है। इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि अर्थ का जो सरफेस है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसमें चेंजेस आए होंगे टाइम के साथ साथ, क्या क्या चेंजेस आए, उन सब चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने कोशिश किया कि जो फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन है उसको भी एक्सप्लेन किया जाए। इतना हो गया क्लियर सबका? His theory is extremely simple and is based on latest scientific facts available at that time. The continents composed of Sial granite rest on the heavier Sima basalt. Okay. अब फैक्ट की बात हो रही है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी स्कॉलर जब कोई थ्योरी देता है तो उनके बेसिस बहुत सारे होते हैं, किसी न किसी चीज़ के बेसिस पे वो थ्योरी देता है। ठीक है, कुछ तथ्य अपने सामने रखेंगे, कुछ चीज़ें अपने सामने रखेगा और उसके बेसिस पे बताएगा कि हाँ ये थ्योरी जो मैं दे रहा हूँ वो एकदम सटीक है, वो एकदम सही है। ठीक है, तो इन्होंने भी उस टाइम में जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स अवेलेबल थे उसके बेसिस पे ये थ्योरी दे दी। अब उसमें से जो फैक्ट है वो क्या है, एक तो जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट में देखो दो लेयर है, मतलब जो अर्थ है, अर्थ का जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो सियाल से बना हुआ है और रेस्ट जो है पार्ट वो क्या है, वो सीमा का है। ठीक है, मतलब बताती हूँ, देखो ये है हमारा, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये हमने इसके दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट हो गया। ऊपर वाला जो लेयर है इसको बताया कि ये क्या है, ये सियाल है। किसके ऊपर है ये सियाल? तो रेस्ट ऑन सीमा, सीमा के ऊपर है। सीमा कौन है? ये सीमा कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, सीमा ये दूसरा वाला लेयर हो गया। ठीक, अब इन्होंने बताया कि ये दो पार्ट है, तीसरा भी एक है इंटरनल, ठीक है, एकदम इनर कोर, तो उसकी बात नहीं हो रही है, अभी दो की बात हो रही है कि एक तो हमारा सियाल और एक क्या है, सीमा है। सियाल ग्रेनाइट का बना हुआ है और जो सीमा है वो बासाल्ट का बना हुआ है। ठीक है, इनमें से भारी कौन है? तो सीमा भारी है। देखो क्या है, जो सीमा है वो क्या है, हेवियर है। बासाल्ट जो है वो हेवियर है, किससे? सियाल से। ठीक है, तो ये सियाल जो ऊपरी परत हो गया वो क्या है, वो हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट जो है वो हल्का है और जो नीचे वाला पार्ट क्या है वो भारी है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी है वो भी बताई गई थी, जो सियाल है उसका बताया गया 2.67। ठीक है, ये जो बताया गया, क्योंकि ये जब कुछ देते हैं, जब कोई बेस बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। तो जब बताया इन्होंने कि कैसे भारी है भाई, उसकी कोई डेंसिटी तो होगी, तो यहाँ पे बताया कि ये 2.67 है और जो सीमा है उसका क्या है, 3.0। ठीक है, ये दोनों की डेंसिटी है, तो भारी कौन लग रहा है? 3 भारी है ना 2 से, तो ये इस तरह से हो गया, एक बेसिस हो गया। अब एक दूसरी चीज क्या बताई गई, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ओके,
ये जो सियाल है, ठीक है, और जो सीमा है, उनमें कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे है? सियाल में है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा जब क्या होता है, जो हीट होता है जब कोई इमिट करता है तो वो कौन है? सियाल है। सीमा इमिट नहीं करता हीट, ठीक है। इसको हम समझेंगे थोड़ा डिटेल में। तो ये चीज हो गया। उसके अलावा क्या, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो भी क्या है? डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, कुछ इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। मतलब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इनका, इसके बेसिस पे बताया है। अब देखो रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। बेस तो हमने बना लिया, एक बार फिर से मैं याद दिलाऊं क्या क्या है। तो जो हमारी जो अर्थ है उसको इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तीसरे पार्ट की बात नहीं हो रही है। ऊपर वाले लेयर को इन्होंने सियाल कहा, नीचे वाले को इन्होंने क्या किया? सेकंड लेयर को सीमा कहा। सियाल जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, सीमा बेसाल्ट से बना हुआ है, और सीमा सियाल से भारी है, ठीक है। डेंसिटी बताई गई कि सियाल की 2.67 है और सीमा की 3.0 है। इतना हो गया। अब बताया गया कि इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है इनका, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, इस तरह से इन्होंने बता दिया। अब हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो टूटते हैं, और टूटने के बाद क्या करते हैं? हीट इमिट्स करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो हीट निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। An important basis of this theory is the radioactivity of rocks. In comparison to Sima, the rocks of Sial are richer in radioactive minerals. अब एक और चीज बताई गई, डिस्ट्रीब्यूशन तो सबका डिफरेंट हुआ है, अलग अलग जगह पे, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा सीमा है, ठीक है, जो सियाल है, ये सियाल है हमारा और ये सीमा है, ठीक है। तो सियाल में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो पाए जाते हैं वो क्या है? वो ज्यादा है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स है वो कहाँ पे ज्यादा पाए जा रहे हैं? सियाल पे, ठीक है। और सीमा में क्या है? कम है। ये चीज हो गई। तो अब सीमा में कम है तो जो हीट है उसको भी कम ही इमिट करेगा, उसको भी कम ही निकालेगा सीमा, और सियाल में क्योंकि ज्यादा है तो ये हीट ज्यादा इमिट करेगा, ठीक है। इतना क्लियर सबका हो गया? The amount of heat lost by the Earth's surface by radiation is more than counterbalanced by heat received from the radioactivity of the Sialic rocks. In such a situation, there is no need for transfer of heat to the Sial from the substratum Sima. Okay, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेती हूँ अब इधर, ताकि बताने के लिए जगह मिल जाए। ओके, एक और चीज यहाँ पे बताई जा रही है उसी टाइम की चीजों के बेसिस पे, कि जो हमारा ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर सियाल, एंड जो नीचे वाला लेयर है वो क्या है? सीमा। ओके, तो अब बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे हीट जितना रिसीव किया जाता है, अब सनलाइट तो हमें मिलती है तो हीट मिलता है हमें, तो जितना रिसीव किया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जो अर्थ है वो लॉस करती है, लूज करती है हीट को, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। उससे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है यहाँ पे टूटते हैं तो उनमें से हीट निकलता है, तो अर्थ क्या करती है? हीट लूज करती है। तो जितना वो रिसीव करती है उससे कहीं ज्यादा क्या करती है? वो हीट लूज करती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि इधर जो सियाल और सीमा की ये जो लेयर है ना, ये जो दोनों को डिवाइड करने वाली चीज है, वो सीमा की रेडिएशन को क्रॉस करने ही नहीं देता, ठीक है। ये एक ऐसा फैक्ट है कि जो सीमा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो प्रेजेंट इसमें भी है, भले ही सियाल से कम हो लेकिन प्रेजेंट तो है, लेकिन यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो हीट यहाँ पे भी निकल रहा है, लेकिन वो हीट इधर से पास होकर के सियाल में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी हो रहा है इससे बाहर में हो रहा है। सियाल से किधर हो रहा है? एटमॉस्फेयर में हो रहा है, हीट लूज हो रहा है, लेकिन सीमा अपना हीट लूज इधर सियाल में नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज सबका इधर क्लियर हो गया, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो ये चीज भी याद रखना है। अब ये हीट इधर लूज नहीं करेगा सियाल में, तो हीट कहाँ रहेगा? ये सीमा में ही रहेगा। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या चीजें होंगी, वो हम आगे देखेंगे। Consequently, the heat derived from radioactivity is preserved in the Sima. Ultimately, the accumulated heat becomes so great
that the basaltic rock begin to melt, the position below the ocean floor is somewhat different. Okay, अभी बात हो रही है कि रेडियो एक्टिविटी जो सीमा में प्रिजर्व्ड है उससे हीट निकल रहा है, ओके, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा है, वो सियाल में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो बाहर कहाँ से जाएगा? तो अब वो बाहर नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो सीमा में ही एक्यूमुलेट होगा, और जब ये हीट एक्यूमुलेट होगा तो वो एक टाइम ऐसा होगा कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो हीट एक्यूमुलेट होकर के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, तब वहाँ पे क्या होगा, जो बेसाल्टिक रॉक्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो पिघलने लगेंगे। ओके, द पोजिशन बिलो द ओशन फ्लोर इज समवॉट डिफरेंट। अब ओशन फ्लोर की बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारा क्लियर हो चुका है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो सीमा है बेसाल्टिक रॉक से, हमारे जो बेसाल्ट है वो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा हाई टेम्परेचर की वजह से। अब बात होती है ओशन की और कॉन्टिनेंट की। ये है हमारा ओशन, ठीक है, ये हमारा गड्ढा वाला पार्ट है ओशन, और ये हमारा कॉन्टिनेंट है। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ओशन फ्लोर है वो कॉन्टिनेंट से काफी डिफरेंट है, उसका जो पोजीशन है वो काफी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? There is no Sialic layer here, and in the upper layer of Sima, the heat derived from radioactivity is lost in the oceanic waters through conductivity. But there is no loss of heat in the lower layer of Sima, and the accumulated heat is sufficient to melt the basalt. अभी हमने ऊपर में ही देख लिया कि basalt को मेल्ट कर देता है, ओके, लेकिन बसल्ट तो मेल्ट हो गया, इधर चलो मेल्ट हो गया, इसके नीचे भी बसल्ट है और यहाँ भी बसल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सियालिक लेयर नहीं है। क्या बताया जा रहा है कि कोई सियालिक लेयर नहीं है ओशन के ऊपर। ओशन का जो मतलब ओशन का जो ये ग्राउंड फ्लोर है, ओशन का फ्लोर जो है, वहां पे कोई सियालिक लेयर नहीं है, वहां क्या होता है, सीधा सीमा ही शुरू होता है। तो सीमा का जो ऊपरी लेयर है उसमें से भी हीट निकलता है, वहां भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ऊपरी लेयर से, सीमा के ऊपरी लेयर से जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो हीट निकलता है वो कंडक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, इधर ओशन में ही लूज होता रहता है, ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। तो ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ सीमा के ऊपरी लेयर की। अब बचा सीमा का नीचे का सतह, सीमा का एक निचली लेयर भी है, मतलब यहाँ पे सीमा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब सीमा का जो नीचे वाला लेयर है उसका जो हीट है वो कहीं नहीं जा पा रहा है, ठीक है, सीमा का जो एकदम अपर वाला पोर्शन हो गया उससे तो हीट फिर भी चला जा रहा है ओशन में, लेकिन जो बाकी का नीचे वाला पार्ट है उससे कहीं हीट नहीं जा पा रहा है, तो वो एक्यूमुलेट होगा और वो क्या है, सफिशिएंट है बसाल्ट को पिघलाने के लिए, ठीक है। Joly has shown that assuming the thickness of the Sial to be 30 kilometers, the temperature below the Sial should be 10,500 centigrades. The melting point of basalt is 11,500 centigrade. ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो थिकनेस है सियाल का वो कितना माना गया है। ये मान लो सियाल है हमारा, तो इसका जो थिकनेस है वो माना गया है कि ये 30 किलोमीटर है, ठीक है, ये 30 किलोमीटर माना गया है। और 30 किलोमीटर से नीचे क्या है, 30 किलोमीटर से नीचे क्या होता है, हमारा सीमा शुरू हो जाता है, ओके। तो जब टेम्परेचर की बात करी जा रही है कि सियाल का जो टेम्परेचर है वो कितना है बिलो द सियाल, तो शुड बी 10,500 सेंटीग्रेड, इतना होना चाहिए। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सियाल 30 किलोमीटर तक हम मान लेते हैं कि सियाल है, और उसके नीचे सीमा शुरू होता है, और वहां पे जो क्या है, वहां पे जो टेम्परेचर है वो 10,500 सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो मेल्टिंग पॉइंट है बसाल्ट का, जो सीमा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 11,500। तो कहीं ना कहीं 10,500 को कितना होने की जरूरत है, 11,500 होने की जरूरत है, जिसके बावजूद क्या होगा, जिसके उपरांत ये जो बसाल्ट है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबका। तो अब यहाँ पे देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि हमें याद रखना है कि सियाल का जो जॉली ने मान के रखा हुआ है कि इसकी गहराई कितनी है, तो 30 किलोमीटर तक है, और सियाल के नीचे का जो टेम्परेचर है वो माना गया है कि 10,500 सेंटीग्रेड है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या है बसल्ट का, वो 11,500 सेंटीग्रेड है। तो कहीं ना कहीं जो ये है 10,500 सेंटीग्रेड, उसको कितना होना पड़ेगा, इतना होना पड़ेगा, तब जाकर के मेल्टिंग पॉइंट आएगा बसल्ट का और बसल्ट पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको होने के लिए, मतलब इसमें और ऐड करने के लिए, इतना करने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, तो उस टाइम की भी बात की गई है। वो टाइम कितना है, 33 to 56 मिलियन ईयर्स, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, in order that the seema or substratum may melt,
The temperature should rise by another 1000 centigrade. Joly has tried to show by mathematical calculation that it may take 33 to 56 million years for the accumulated heat derived from radioactivity to melt the basaltic rock. अब इन्होंने बताया है कि इतना होने के लिए, इसको पिघलने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू इन्होंने बताया कि टाइम कितना चाहिए, 33 to 56 मिलियन ईयर्स चाहिए. ठीक है, अब हम आगे बढ़े. When the substratum becomes wholly or partially liquid, then its density decreases and buoyancy of the continents are reduced and they sink further down into the सीमा. अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा सियाल और सीमा है. ठीक है, हमने देखा कि जो सीमा है उसकी डेंसिटी सियाल से अधिक है, लेकिन अब ये क्या होगा, लिक्विड में होगा. अब ये लिक्विड में जब कन्वर्ट होगा तो इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज करेगी, वो कम हो जाएगी. अब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो ये जो ऊपर का पोर्शन है हमारा, ये जो हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, जो सियाल है, वो इसमें सिंक करने लगेगा. ठीक है, क्योंकि अब ये लिक्विड है, ठोस था तो इसके ऊपर खड़ा था, लेकिन अब ये लिक्विड में है तो अब ये क्या होगा, अब ये इसमें नीचे डूबने लगेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो इसका बांसी है, जो इसका उछाल है कॉन्टिनेंट का, ये ऊपर रहने वाला जो है वो क्या होगा, वो कम होने लगेगा और ये सिंक करने लगेगा सीमा में. ठीक है, as a result the oceanic water covers the low continental margins and there is transgression of the sea. In such a situation there is deposition of sediments in the shallow coastal waters. अब बात हो रही है कि जब ऐसा होगा, जब क्या होगा, देखो बना के बताती हूँ. ये कॉन्टिनेंट है, ये हमारा क्या है, ओशन वाटर है. ओके, तो अब क्या होगा कि जब ये नीचे डूबेगा, ठीक है, ये जो हमारा कॉन्टिनेंट का पोर्शन है वो नीचे डूबने लगेगा, तो वाटर लेवल क्या होगा, और हाई होगा और इधर क्या होगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, जैसे कि कैसे बताऊं मैं, ये हमारा कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये हमारा पानी है. ठीक है, और ये नीचे इसके सीमा है, तो सीमा में ये डूब रहा है, तो अब ये डूबेगा तो इसकी जो हाइट है वो कम होगी, और हाइट कम होगी तो पानी ऊपर चढ़ेगा. अब ये पानी ऊपर चढ़ेगा तब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये पानी ऊपर आ रहा है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर के आएगा, और ये जहां तक जाएगा वहां पे क्या करेगा, उस पोर्शन में अपना सेडिमेंट बहुत सारा जमा करेगा. ठीक है, इन दिस मैनर द जियोसिंक्लाइन्स कम इनटू एग्जिस्टेंस. In the course of time, the sediments which are folded and uplifted to form the mountains. ठीक है, अब ऐसे मैनर में क्या होगा, जियोसिंक्लाइन्स बनेगा. यहाँ पे क्या होगा, जियोसिंक्लाइन्स बनेंगे. और जियोसिंक्लाइन्स में बेसिकली क्या होता है कि जियोसिंक्लाइन्स में जो सेडिमेंट्स है वो नीचे धंसते जाते हैं, नीचे धंसते जाते हैं, और तब जाकर के जब ऐसे फोर्स लगता है ना तो ये बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स के रूप में बन जाते हैं. लेकिन जब जॉली ने बात की है जियोसिंक्लाइन की, तो जॉली यहाँ पे नहीं बताएंगे कि जो सेडिमेंट है वो हमारे नीचे की ओर धंस भी रहे हैं. उनका बस है कि यहाँ पे सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं. तो अगर सिर्फ सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं तो वो इतने ज्यादा नहीं होंगे, इतने ज्यादा मतलब हेवियर नहीं होंगे कि वो बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण कर सके. वो क्रिटिसिज्म में आएगा, लेकिन अभी हम फिलहाल इतना जान लेते हैं कि जियोसिंक्लाइन्स बस बनने लगेंगे, मतलब सेडिमेंट्स वहां पे जमा होने लगेगा. ठीक है, इन द कोर्स ऑफ टाइम दिस सेडिमेंट्स विच आर फोल्डेड, और कोर्स ऑफ टाइम में क्या होगा, कुछ टाइम में जो सेडिमेंट्स हमारे वो फोल्ड होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, और इस टाइप से जो माउंटेन हमारे फोल्डेड माउंटेन्स वो बनेंगे. यहाँ तक सबका क्लियर हो गया. When the substratum melts and is in a liquid condition, the continents are floating over it. The influence of tidal force is increased. On account of the tidal effect, the Sialic block start moving toward west. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब सबस्ट्रेटम क्या होता है, लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे टाइडल फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है. अब टाइडल फोर्स इंक्रीज होने की वजह से ये जॉली का कहना है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, वो पश्चिम दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे. सियालिक ब्लॉक हमारे पश्चिम दिशा में मूव करना शुरू करेंगे. मतलब अगर ये कोई हमारा कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है और ये हमारा इधर पानी है, तो जो हमारा इधर भी पानी है, तो ये जो कॉन्टिनेंट है हमारा वो मूव करके इधर की ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ का जो जगह है वो खाली हो जाएगा. ठीक है, through this process the heat is released from the under the continents and substratum again begins to solidify as a result of loss of heat. ओके, तो एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जब ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट वो इधर मूव करेगा तो यहाँ का इसके नीचे का जगह खाली होगा,
और ये जगह खाली होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से हीट बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, इसके नीचे तो सीमा है और सीमा से डायरेक्टली क्या होगा, हीट बाहर इमिट होने लगेगा, लूज होने लगेगा, जिसकी वजह से जो नीचे का जो पोर्शन है वहां से हीट तो अब निकलने लगा। अब हीट निकलने की वजह से जो सबस्ट्रेटम है हमारा, जो सीमा है, वो अगेन क्या होगा, सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ हीट। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये आप देख सकते हो कि पानी हमारा यहाँ तक है। ठीक है, ये पानी हमारा है, ये वाटर है, ओशन। अब ये क्या करेगा, ये हमारा नीचे सिंक करने लगेगा, किसमें, हमारे सीमा में। ठीक है, अब ये नीचे सिंक करेगा तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है हमारा वो खाली हो जाएगा। मतलब अब ये यहाँ से धंसा तो इतना जगह खाली हुआ, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा ओशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ट्रांसग्रेशन ऑफ द सी। और वही होता है सेम डिग्रेशन ऑफ द सी। अब डिग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा सी वाटर यहाँ तक आया था, अब ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो वापस गया था तभी तो यहाँ पे हमारे क्या हुए थे, यहाँ पे हमारे सेडिमेंट्स जमा दिख रहे थे और फोर्स लगा तो यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स बने। यही चीज बताना चाह रहे हैं जॉली। ठीक है, क्लियर हुआ सबका, आगे बढ़ते हैं। The solidification of the substratum increases its density and the continental blocks are pushed up and there is a fall in the sea level. In other words, the transgressional seas disappear and on account of degradation of the sea, the coastal sediments appear on the surface. Okay. तो रिग्रेशन मैंने बता दिया कि क्या होता है कि जब जो सॉलिडिफिकेशन शुरू होता है सीमा का, तो अब उसकी डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब वो फिर से क्या हुआ, अब वो कॉम्प्रेस होकर के सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। पहले तो पूरा फैला हुआ था, अब क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। अब कॉम्प्रेस होकर सॉलिड में होगा तो वापस पानी क्या है, पानी का स्तर जहां था वहां पे चला जाएगा जहां पहले था। अभी तो जब क्या हुआ था, लिक्विड हुआ था, तब जाकर के पानी यहाँ पे भरा था ना, क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट डूबने लगा था। अब क्या होगा कि ये लिक्विड में होगा तो कॉन्टिनेंट फिर से अपलिफ्ट होने लगेगा, ऊपर की ओर उठेगा और पानी क्या है, पानी हमारा जो पहले उसका अस्तित्व था वहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिग्रेशन ऑफ द सी कहेंगे। अब जब ये होगा तो पानी जब वापस जाएगा तो यहाँ पे ये जो किनारा है, मान लो ऐसे, ये हमारा पानी है, ये कॉन्टिनेंट था हमारा, कॉन्टिनेंट था ये, तो कॉन्टिनेंट नीचे डूबा। पहले पानी यहाँ तक हुआ करता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्टिनेंट नीचे जाने लगा, नीचे क्या था, नीचे हमारा सीमा था, मेल्टेड सीमा, तो उसमें क्या हुआ, हमारा ये जो है सिंक करने लगा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट सिंक करने लगा तो ये जो पानी का लेवल है ये यहाँ तक पहुंच गया, मान लो यहाँ तक। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये फिर से लिक्विडिफाई होगा तो सॉलिडिफाई होगा, तो सॉलिडिफाई होने की वजह से जो कॉन्टिनेंट है वो फिर से अपलिफ्ट होंगे, ऊपर की ओर उठेंगे, तो पानी का स्तर है फिर से यहाँ आएगा। तो ये जो पानी आया था तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर के आया था। अब वो जब ये वापस जाएगा तो सेडिमेंट्स यहाँ से वापस नहीं ले जा पाएगा, यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स हमारे जमा हो जाएंगे और उन्हीं की बात होती है कि जब इनमें फोर्स लगेगा तो यहाँ पे माउंटेन बनेंगे। ठीक है, तो अभी सेडिमेंट की बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी आई थिंक, अभी 2-3 बार मैंने समझा दिया। We have seen that the melting of the substratum results in expansion of सीमा and expansion is maximum in the oceanic parts. Okay. तो क्योंकि सीमा डायरेक्टली ओशियनिक पार्ट से शुरू हो जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा एक्सपेंशन भी सीमा में कहाँ होता है, ओशियनिक पार्ट में ही होता है। It is obvious that when the substratum again starts solidifying, the maximum contraction will also take place below the ocean floor. The contracting ocean floor exerts pressure on the continents and margins of the continent situated between two contracting oceans are subjected to lateral compression, with the result of that relatively soft sediments deposited along the coast are folded. This is the first stage of mountain formation. Okay. अब यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर एक्सपेंशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, ओशन के नीचे हो रहा है, क्योंकि सीमा डायरेक्टली वहां से शुरू हो रहा है, तो अब कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, जब सिकुड़ाहट होगी, तो वो भी कहाँ पे होगी, ज्यादा ओशन में होगी। अब ये सिकुड़ाहट होने की वजह से यहाँ पे अगर ओशन है, अक्सर ऐसा होता है ना कि ये हमारा कॉन्टिनेंट, क्या कर रही हूँ मैं, मिटाने दो भाई इसको पहले। ओके, मान लो कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, ओशन है, ये हमारा है कॉन्टिनेंट, ये हमारा फिर से ओशन शुरू होता है। ठीक है, तो दो ओशन के बीच में ये कॉन्ट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ओशन में ही क्या है, ज्यादा हो रहा था एक्सपेंशन, तो कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा, यहीं पे होगा। तो ये फोर्स लगने की वजह से जो मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, उस पर फोर्स लगेगा, और यहाँ पे सेडिमेंट्स भी हमारे काफी जमा हुए थे, तो सेडिमेंट्स फॉल होने शुरू होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारे माउंटेन्स बड़े बड़े बनेंगे, और ये फर्स्ट स्टेज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू जॉली। समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या है, कुछ नहीं है, ये पानी यहाँ तक पूरा आके डूब जाएगा।
समझ में कुछ आ रहा है? देखो ये ऊपर उठ गया ना, इसको ऊपर नहीं उठाना है, इसको नीचे धंसाना है, नीचे इसमें मुझे जो मिला मैंने उसको यहाँ पे ले आया है, इसमें इसको धंसाना है। अब ये जब धंस जाएगा तो पानी क्या होगा, पूरा इसमें ऐसे भर जाएगा, ठीक है। और फिर पानी जब वापस जाएगा तो ये देख सकते हो ऐसा रहेगा, ठीक है। और एक सेकेंड, हाँ, जब पानी वापस चला जाएगा तो यहाँ पे सेडिमेंट्स बहुत सारे जमा हो जाएंगे और फिर फोर्स लगेगा तो यहाँ पे माउंटेन्स हमारे बन जाएंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। When the entire Sima has solidified, then the Sialic blocks continents located above them rise up, and this way it is possible to explain the second stage of mountain formation, namely the uplift of folded coastal sediments. ठीक है, अब बताया जा रहा है कि सीमा दोबारा हमारा क्या हो गया, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब जब सॉलिडिफाई हो जाएगा सीमा हमारा कंप्लीटली, देन सियालिक ब्लॉक क्या होंगे, उनके ऊपर उठ जाएंगे। And this way it is possible to explain second stage of mountain formation, namely the uplift of folded coastal sediments. ठीक है, जो coastal sediments है, अभी तो हमारा जब फोर्स लग रहा है तो अब कॉन्टिनेंट्स भी क्या हो रहा है, नीचे से जब हमारा सीमा सॉलिडिफाई हो रहा है तो कॉन्टिनेंट्स और ऊपर की ओर उठेंगे, और फोर्स भी लग रहा है तो सेडिमेंट्स हमारा और ज्यादा ऊपर की ओर उठेगा है। तो जब ये फोर्स दोबारा लग रहा है इसके सॉलिडिफाई होने की वजह से, तो बताया जा रहा है कि ये और ऊपर उठेगा, और इसको हम कहेंगे सेकेंड स्टेज ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, ठीक है। In other words, the first of all the folds and nappes are formed as a result of lateral pressure, and later on, after the solidification of Sima, the folded zone is uplifted through the process of isostatic recovery. The theory thus emphasizes the two specific process of horizontal compression and vertical uplift in the formation of mountains. ठीक है, यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक वर्टिकल अपलिफ्टमेंट और दूसरा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन। हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स लग रहा था, ओशन का जो हमारा फ्लोर था वो क्या हो रहा था, ओशन का फ्लोर पहले तो सीमा का था, अब सीमा सॉलिडिफाई होगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों आपस एक दूसरे की तरफ आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन होता है तो चीजें सिकुड़ती हैं, और सिकुड़ती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ आती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल है तो ये हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो गया एक, और हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है, सेडिमेंट का अपलिफ्टमेंट हुआ, एक ये हो गया। अब क्या हो रहा है, एक वर्टिकल अपलिफ्टमेंट भी हो रहा है, नीचे से भी क्या हो रहा है, नीचे से भी फोर्स लग रहा है। अब नीचे से फोर्स क्या हो रहा है, जब सॉलिडिफाई होगा तो ये क्या होगा, अब ये ऊपर उठेगा ना, जो सिंक किया हुआ था, सिंक भी तो किया था ना, तो अब सिंक किया हुआ भी क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब सिंक किया हुआ ऊपर उठेगा तो उसके साथ साथ सेडिमेंट भी ऊपर उठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोस्टैटिक रिकवरी की बात की जा रही है, मतलब एक भूसंतुलन की बात की थी ना हमने कि जितना ऊपर में रहेगा, और जॉली ने भी भूसंतुलन का कोई शायद प्रॉपर्टी दिया था, थ्योरी दिया था, तो अब उसकी भी यहाँ पे बात होगी कि उसको संतुलित करने के लिए भी जो है फोर्स काफी सारे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि कॉम्प्रेशन और वर्टिकल अपलिफ्टमेंट दोनों होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है माउंटेन का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, the formation of mountains take place essentially along the continental margins. अब ये तो सबको याद हो गया कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन की तरफ ही जो हमारा कॉन्टिनेंट का जो आखिरी हिस्सा है, हमें वहां पे माउंटेन की बिल्डिंग देखने को मिल रही थी कि वहां पे सेडिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, माउंटेन बन रहे हैं। Further, the bigger the ocean, the greater will be the pressure exerted by the contraction of its floor, and more widespread will be the formation of mountain. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितना बड़ा ओशन होगा उसमें फोर्स भी, प्रेशर भी उतना ही ज्यादा लगेगा, और प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा तो माउंटेन का फॉर्मेशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, मतलब कि उतना ही बड़ा और उतना ही ज्यादा, मतलब क्या होता है, हाइट वगैरह वाला माउंटेन क्रिएट होगा। अब ज्यादा फोर्स है तो वैसे ही होगा, ठीक है। Thus it may be stated as a general rule that biggest mountain will face the biggest ocean. मतलब एक जनरल रूल की तरह इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो बिगेस्ट माउंटेन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, बिगेस्ट ओशन के सामने होते हैं। दिस इज ऑफ कोर्स ट्रू अप टू अ सर्टेन पॉइंट एज वी फाइंड एन एक्सटेंसिव माइटी चेन ऑफ माउंटेन सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के जो सराउंडिंग में जो माउंटेन्स है वो काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं, और पैसिफिक ओशन भी बड़ा है। तो यहाँ पे इस चीज को हम ट्रू मान सकते हैं, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, बिगेस्ट ओशन के सामने क्या होगा, बिगेस्ट माउंटेन हमारे बनेंगे। ओके, ये तो चलो ठीक है, हमने इनको मान लिया। बट दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ माउंटेन पैरेलल टू द अटलांटिक कोस्ट। लेकिन अटलांटिक कोस्ट के जो पैरेलल में माउंटेन्स है उनको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। टू ऑफर अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द ग्रेट अल्पाइन हिमालयाज माउंटेन सिस्टम। और अल्पाइन हिमालयाज
माउंटेन सिस्टम जो है वो भी काफी बड़ा है, तो अब उसको एक्सप्लेन करने में भी फेल हो गया कि अब इतने बड़े बड़े माउंटेन तो डायरेक्टली क्या होंगे, सिर्फ बिगेस्ट ओशन के सामने ही होंगे ना, तो ये वहां तो है नहीं। ठीक है, तो अभी ये दो चीजें आ गई। अब क्रिटिसिज्म को थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे, ओके, कि कैसे इसको क्रिटिसाइज किया गया। ये तो लास्ट में चलो हाँ क्रिटिसिज्म की तरह ही दिख रहा है, लेकिन अब अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या के लिए क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी, जेफरीज ने इसको काफी क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, और काफी इससे डिसएग्री भी करते थे, इससे बिल्कुल असहमत थे ये। अकॉर्डिंग टू जेफरीज, द डेप्थ ऑफ 30 किलोमीटर फॉर सियाल प्रपोज्ड बाय जॉली इज एक्सेसिव। इन्होंने बताया कि जो जेफरीज के जॉली के द्वारा जो दिया हुआ है कि हमारा जो सियाल है वो 30 किलोमीटर तक है, तो वो ये काफी एक्सेसिव हो जाता है। एंड शुड बी अराउंड 16 किलोमीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेस्मोलॉजिकल एविडेंसेस। सेस्मोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे इसको कितना होना चाहिए, इसको सिर्फ 16 किलोमीटर तक ही होना चाहिए। हमने पढ़ा है सेस्मोग्राफ, सेस्मोलॉजी क्या होता है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने बताया जेफरीज ने कि ये कितना होना चाहिए, 16 किलोमीटर। अब देखो दूसरी चीज यहीं से निकल के आती है कि अगर ये 30 किलोमीटर ना होकर 16 किलोमीटर है, तो फिर हिट की तो बात ही नहीं की जाती। जो हिट की बात हो रही थी कितना, शायद 10,500 था सियाल के नीचे, तो वो इतना तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो 30 किलोमीटर के नीचे था ना, तो 16 किलोमीटर के नीचे तो उतना हीट आएगा नहीं। अब उतना हीट आएगा नहीं तो फिर लिक्विडिफाई होना ये सब तो गया, ठीक है, तो उस सबको बाद में लाने का कोई फायदा ही नहीं है। यहीं पे चीजें क्या हो जाती हैं, क्रिटिसाइज हो जाती हैं पूरी तरीके से। If the latter figure is taken as the depth of the Sial, then the heat below the Sial would be much less than the assumed by the Jolly. In the absence of adequate heat, it will be impossible to proceed further with the theory. ठीक है, तो यही मैंने बताया कि अगर क्या होता है कि जो इसका डेप्थ है वो 16 किलोमीटर होता है, जॉली ने कहा कि 30 किलोमीटर, और एविडेंसेस के बेसिस पे हम देखेंगे तो 16 किलोमीटर है, और 16 किलोमीटर होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे उतना हीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, और उतना हीट नहीं होगा तो आगे की थ्योरी हमारी क्या हो जाती है, यहीं पे रद्द की जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉली, ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन ऑफ सीमा, the continental masses are pushed towards the west as a result of tidal force। ठीक है, अब इन्होंने जॉली ने क्या बताया कि जब लिक्विफिकेशन होता है सीमा का, तो उस दौरान जो कॉन्टिनेंटल मासेस है हमारे, वो वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, और यहाँ का जगह खाली होता है तो फिर से हीट क्या होता है, इधर एमिट हो जाता है, तो वो बात अलग है। अभी ये जो वेस्ट की बात हो रही है कि टाइडल फोर्स की वजह से वेस्ट में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारे अदर स्कॉलर्स हैं वो बताएंगे कि ऐसा कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है, और जो टाइडल फोर्स की आप बात कर रहे हो ना कि इसके थ्रू ये जो हमारा मूवमेंट है वो कॉन्टिनेंट का हो रहा है वेस्ट में, तो ये जो फोर्स है हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि सफिशिएंट नहीं है, ये इतना अनफ नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट को मूव करा सके, उसको शिफ्ट कर सके, ठीक है, तो ये भी रद्द किया जाता है। जेफरीज ने कहा है, मैथमेटिकली इसको शो करने की कोशिश की है कि नो नॉन एडिक्वेट फोर्स विच में काउज वेस्टवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ऐसा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और कोई भी फोर्स अनफ नहीं है जो कि कॉन्टिनेंट को क्या करे, वेस्टवर्ड में डिस्प्लेस कर सके, ठीक है। तो इनका जो टाइडल फोर्स वाला था उसको भी इन्होंने एकदम से क्रिटिसाइज कर दिया। विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल लॉज, जेफरीज हैज शोन दैट वंस द सीमा हैज मेल्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियोएक्टिविटी, इट कैन नॉट रीड सॉलिडिफाई। अब देखो क्या हो रहा है कि जब यहाँ पे विस्थापन होगा ही नहीं, कॉन्टिनेंट वेस्ट की तरफ मूव करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे खाली जगह नहीं बचेगा। अब खाली जगह बचेगा नहीं तो जो हमारा हीट है सीमा में से वो ऊपर इमिट नहीं होगा, लूज नहीं होगा। अब जब लूज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे सॉलिडिफाई होने का बात होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब हम इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि जो इन्होंने बताया कि जो हमारा सीमा है वो रीसॉलिडिफाई होता है, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल होता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है वो मूव कर ही नहीं रहे, ठीक है। इन्होंने मैथमेटिकल लॉज के बेसिस पे बताया है। Both the margins of continents must have mountains of the same period not validated। हाँ देखो, अब ये तो ठीक है कि जो बड़े बड़े ओशंस हैं उनके सामने क्या है, उनके सामने बड़े बड़े पर्वत बन गए हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है, इसको सपोर्ट में मिल गया। लेकिन अभी ये हमने देखा था कि इधर भी ओशन है, इधर भी ओशन है, कॉम्प्रेशन फोर्स दोनों की तरफ से लग रहा है, दोनों की तरफ से क्या हो रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो हमारे दोनों तरफ क्या हो रहे थे, दोनों तरफ हमारे माउंटेन बनना चाहिए, दोनों तरफ से जब लग रहा है तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। कॉन्टिनेंट के इस तरफ है और इस तरफ तो माउंटेन्स हमारे हैं नहीं, और कहीं पे अगर मिल भी जाते हैं गलती से तो दोनों का जो एज है, जो पीरियड है वो सेम नहीं है, वो तो सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या है, जो वो द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट मस्ट ऑफ माउंटेन वाला क्या हो गया, एक ही पीरियड के दोनों तरफ माउंटेन हो, वो वैलिडेटेड नहीं है, ठीक है, वो जो है मतलब क्या होता है यहाँ पे कैंसिल होता है।
The theory is based on radioactivity about which, especially in the interior of Earth, our knowledge is inadequate, insufficient. बात किसकी की जा रही है? इस यहाँ पे बात की जा रही है रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, और हमारे पास स्पेशली इंटीरियर ऑफ अर्थ की बात की जा रही है। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हम इतना सफिशियंट नहीं जानते, हमारे पास नॉलेज क्या है, इनएडिक्वेट है। तो अभी ये चीज़ भी क्या होती है, मतलब पूरे तरीके से बिलीव करने वाली नहीं है, मतलब हम नहीं कर सकते, हमारे पास उतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है कि हम एकदम एक्यूरेट चीज़ें पता कर सकें। ठीक है। Further, the theory presents rather an enormous account of geosynclines. Geosynclines के बारे में भी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। देखो, geosynclines को समझो तो इसका जो फ्लोर है वो नीचे की तरफ क्या होता है, सब्सिडेंस होता है, वो नीचे की तरफ धंसता है। जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो नीचे की तरफ धंसते जाएंगे, आएगा फिर एक और लेयर बन जाएगा, इधर फिर से सेडिमेंट्स आएंगे तो और लेयर बन जाएगा। अब इतने सारे सेडिमेंट्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जब फोर्स लगेगा तो काफी बड़ा जो है माउंटेन क्रिएट हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, रॉकीज और एंडीज जैसे। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जॉली साहब हैं, उन्होंने जियोसिंक्लाइन में सेडिमेंटेशन की बात तो की, लेकिन सब्सिडेंस ऑफ फ्लोर की बात की ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने बताया ही नहीं कि यहाँ पे जो सेडिमेंट जमा हो रहे हैं वो नीचे की ओर धंसते जा रहे हैं। तो जब ये धंसेंगे ही नहीं, ठीक है, नीचे की तरफ सब्सिडेंस ही नहीं होगा इनका, तो क्या ये सिर्फ ये जो ऊपर का जो हमारा इतना है सेडिमेंटेशन का पार्ट, या फिर ऐसे ऊपर ऐसे बड़ा हो गया एकदम सेडिमेंट जो है जमा हो गया ऊपर की तरफ, तो क्या आपको लग रहा है कि इसमें फोर्स लगने की वजह से ये काफी विशाल माउंटेन बनेगा? तो इसको भी यहाँ पे कैंसिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो भी विचार थे, इनका जो भी थ्योरी था उसको क्रिटिसाइज किया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।